कहानी की शुरुआत में यूनाइटेड नेशंस का एक सीक्रेट एजेंट गाड़ी चलाते हुए सड़क पर फंसा हुआ था। तभी अचानक एक पुलिस वाले की मोटरसाइकिल ने उसकी गाड़ी का साइड मिरर तोड़ दिया और बिना पीछे देखे तेजी से निकल गया। जेरी तुरंत गाड़ी से उतरा। पीछे से कुछ और पुलिस वाले मोटरसाइकिल पर तेजी से उसी दिशा में भागते हुए गए। यूनाइटेड नेशन का सीनियर एजेंट होने के नाते पुलिस का ऐसा असामान्य व्यवहार देखकर जेरी को तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। उसने टूटे हुए साइड मिरर को उठाया। जैसे ही वह वापस गाड़ी में बैठने वाला था, तभी दूर कहीं जोर का धमाका हुआ। धमाका छोटा था लेकिन काफी तेज। आसपास की भीड़ अचानक घबराकर हर दिशा में भागने लगी। तभी एक और पुलिस वाला पीछे से आया। वह चिल्लाते हुए जेरी से बोला कि तुरंत गाड़ी के अंदर जाओ और किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक तेज रफ्तार कचरा ढोने वाला ट्रक उसे जोरदार टक्कर मारकर उड़ा देता है। ये देखकर जेरी और उसका परिवार सन्न रह गया। वह बेकाबू कचरा ट्रक भीड़ भरी सड़क पर अंधाधुंध दौड़ रहा था। वह सामने आने वाली हर गाड़ी को कुचलता हुआ निकल रहा था, चाहे वह टैक्सी हो, निजी कार हो या बस। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जेरी को साफ लग रहा था कि उस ट्रक का ड्राइवर सामान्य हालत में नहीं है। जरूर कोई आपात स्थिति है। यहाँ से तुरंत निकलना जरूरी था। जेरी ने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक द्वारा बने खाली रास्ते का फायदा उठाकर वहां से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वह चौराहे पर पहुंचा, कचरा ट्रक पलट गया। जेरी संभल भी नहीं पाया था कि बगल से एक एम्बुलेंस ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। खुशकिस्मती से परिवार के सभी लोग सीट बेल्ट लगाए हुए थे। वे सिर्फ डर गए थे। कोई गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन बाहर का नजारा पूरी तरह अफरा तफरी में बदल चुका था। कैमरा जैसे पीछे हटकर दिखाता है कि हर कोई शहर से बाहर की ओर भाग रहा है। असली संकट अब सामने आ चुका था। भीड़ के बीच बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी भी मौजूद थे। वे बेहद फुर्तीले थे और भागते हुए इंसानों का पीछा करके उन्हें मार रहे थे। जेरी और उसका परिवार अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए थे कि हो क्या रहा है। जेरी ने जल्दी से पिछली सीट से अपनी छोटी बेटी को उठाया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। सड़क पर लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कुछ लोगों के व्यवहार से साफ लग रहा था कि वे किसी चीज से बच रहे हैं। जेरी ने ज्यादा सोचे बिना पत्नी और बेटियों को वहां से निकालना शुरू किया। उसी समय उसने देखा कि एक महिला पागलों की तरह एक कार पर कूद गई। उसने सिर मारकर विंडशील्ड तोड़ दी, ड्राइवर को बाहर खींचा और उसे बेरहमी से काटने लगी। चीखों की आवाज गूंज उठी। यह देखकर जेरी का शरीर सिहर उठा। उसे समझ आ गया कि ये सब खून के प्यासे ज़ॉम्बी हैं। जेरी ने बिना देर किए परिवार को सामने खड़ी एक मोटर होम की तरफ दौड़ाया। भागते समय उसकी छोटी बेटी का खिलौना गिर गया। जेरी ने तुरंत उसे उठा लिया। पहले हुई टक्कर के कारण खिलौना अचानक आवाज करने लगा। जेरी भागते हुए पीछे मुड़कर देख रहा था। जिसे अभी अभी काटा गया था, वह जमीन पर गिरकर जोर जोर से कांप रहा था। जेरी ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि एक सामान्य इंसान काटे जाने के बाद कैसे पूरी तरह बदल जाता है। उसने समय गिना। सिर्फ 12 सेकंड में वह व्यक्ति पूरी तरह चेतना खो बैठा और संक्रमित हो गया। संक्रमण की रफ्तार चौंकाने वाली थी। जेरी को तुरंत समझ आ गया कि इतनी भीड़ वाली सड़क पर हालात कितने भयानक हो सकते हैं। वह जल्दी से मोटर होम में घुसा और गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि कुछ ज़ॉम्बी सामने आ गए। लेकिन उसकी पत्नी ने तुरंत एक ज़ॉम्बी को जोरदार लात मारकर हटाया। जेरी ने स्टीयरिंग घुमाकर एक और ज़ॉम्बी को हटाया और किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हुआ। वे शहर से बाहर की ओर तेजी से भागने लगे। पीछे ज़ॉम्बियों का झुंड उनका पीछा कर रहा था। जिन लोगों को काटा जा रहा था वे तुरंत संक्रमित हो रहे थे और ज़ॉम्बियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। सेना की रक्षा रेखा टूट चुकी थी। जेरी गाड़ी दौड़ाता हुआ शहर से दूर सुनसान इलाके में पहुंचा। वहां जाकर परिवार को थोड़ी राहत मिली। आसमान में लड़ाकू विमान पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब था कि शहर पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुका है। तनाव और डर के कारण उसकी बड़ी बेटी को अस्थमा का दौरा पड़ गया। उसकी पत्नी दवा लाना भूल गई थी। मजबूरी में जेरी को गाड़ी रोकनी पड़ी। इसी दौरान जेरी का फोन बजा। यह संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव का फोन था। उसने बताया कि ज़ॉम्बी संक्रमण पूरी दुनिया में फैल चुका है और लगभग हर शहर को घेर चुका है। संगठन को जेरी की जरूरत है। 1 घंटे के भीतर हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आएगा। तब तक उन्हें खुद अपनी सुरक्षा करनी होगी। इंतजार करते हुए सबसे जरूरी काम था बड़ी बेटी के लिए दवा ढूंढना। वे पास के एक सुपरमार्केट के सामने गाड़ी रोकते हैं। दुनिया के खत्म होने जैसे हालात में कानून और नैतिकता की कोई परवाह नहीं रह गई थी। लोग जरूरी सामान लूट रहे थे। समय बचाने के लिए परिवार 2 हिस्सों में बढ़ गया। पत्नी और छोटी बेटी जरूरी सामान लेने गई। जेरी बड़ी बेटी को लेकर फार्मेसी की तरफ गया ताकि अस्थमा की दवा मिल सके। जैसे ही जेरी को दवा मिली, उसे छोटी बेटी की चीख सुनाई दी। दौड़कर पहुंचा तो देखा कि 2 बदमाश उसकी पत्नी को लूट रहे थे और उस पर गोली चला दी थी। गुस्से में जेरी ने गोली चलाकर एक को मार गिराया। दूसरा भाग गया। उसी समय एक पुलिस वाला वहां आ गया। जेरी ने हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन पुलिस वाला उसे नजरअंदाज कर सामान लूटने में लग गया। जब वे बाहर आए तो उनकी मोटर होम गायब थी। चाबी गाड़ी में ही लगी रह गई थी। अब उनके पास कोई वाहन नहीं था। पत्नी ने सुझाव दिया कि पास की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में छिपना चाहिए। मजबूरी में वे वहां की ओर बढ़े। जेरी ने फोन करके बताया कि हेलीकॉप्टर अब 1 घंटे में नहीं आ पाएगा। शायद सुबह तक इंतजार करना पड़े। चारों लोग गलियों से होते हुए उस इमारत तक पहुंचे। रास्ते में एक बेघर आदमी सड़क किनारे शराब पी रहा था। आसपास विस्फोट हो रहे थे और नए ज़ॉम्बी दिखाई दे रहे थे। अजीब बात यह थी कि ज़ॉम्बी उस बेघर आदमी को नजरअंदाज कर रहे थे। किसी तरह वे इमारत के अंदर घुसे और दरवाजा बंद किया। पीछे से ज़ॉम्बियों का झुंड आ गया। वे ऊपर की ओर भागे। मोड़ पर उन्हें लगा कि उनकी छोटी बेटी खो गई है, लेकिन वह आगे
रास्ता ढूंढ चुकी थी। ऊपर एक मैक्सिकन परिवार ने दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर आने दिया। उन्होंने पानी और खाना दिया। सबने खाना खाया और कुछ देर आराम किया। आधी रात के बाद जेरी ने सोचा कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। उसने उस परिवार को भी साथ चलने का सुझाव दिया, लेकिन वे डर के कारण अंदर ही रुकना चाहते थे। जेरी ने उनकी इच्छा का सम्मान किया। फिर उसने ज़ॉम्बियों से बचाव की तैयारी शुरू की। उसने एक मोटी पत्रिका और टेप से अपने हाथ पर सुरक्षा परत बांधी। एक चाकू को बंदूक से बांध लिया ताकि नजदीकी हमले में काम आ सके। निर्देश के अनुसार वे चुपचाप छत की ओर बढ़े। नीचे से ज़ॉम्बियों की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही दरवाजा खोला, एक ज़ॉम्बी सामने आ गया। जेरी ने तुरंत गोली मार दी, लेकिन गोली की आवाज से पूरी इमारत के ज़ॉम्बी सक्रिय हो गए। वे तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगे। जेरी ने पत्नी से कहा कि वह पहले छत पर जाकर सिग्नल दे। वह खुद पीछे रहकर ज़ॉम्बियों को रोकने लगा, लेकिन ज़ॉम्बी ताकतवर और तेज थे। वे उसे दीवार से दबाने लगे। आखिरी पल में एक गोली चली और ज़ॉम्बी गिर गया। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी मैक्सिकन परिवार का छोटा लड़का था। ज़ॉम्बी उनके घर में भी घुस गए थे, सिर्फ वही बच पाया था। जेरी की पत्नी ने छत पर पहुंचकर फ्लेयर जला दिया। हेलीकॉप्टर ने सिग्नल देख लिया। जेरी भी लड़के को लेकर छत पर पहुंचा, लेकिन जेरी अचानक छत के किनारे गया और 1 से 12 तक गिनने लगा। लड़ाई के दौरान ज़ॉम्बी का खून उसके मुंह में चला गया था। वह नहीं जानता था कि इससे संक्रमण होगा या नहीं। अगर वह संक्रमित होता तो खुद नीचे कूद जाता। 12 सेकंड बीत गए। वह संक्रमित नहीं हुआ। तभी हेलीकॉप्टर पहुंच गया, लेकिन आवाज से और ज़ॉम्बी छत पर आने लगे। जेरी ने लोहे का दरवाजा अपने शरीर से रोके रखा ताकि परिवार पहले चढ़ सके। ज़ॉम्बी उसकी बांह काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा परत के कारण वह बच गया। जब परिवार हेलीकॉप्टर में चढ़ गया, तब जेरी भी सैनिकों की मदद से उसमें सवार हो गया। वे सुरक्षित वहां से निकल गए। इसके बाद उन्हें एक युद्ध पोत पर ले जाया गया। यही अब संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी कमांड सेंटर था। दुनिया के बर्बाद होने के बाद ये सबसे सुरक्षित जगह थी। परिवार को सुरक्षित रखने के बाद जेरी को बताया गया कि हालात बेहद गंभीर हैं। वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी संक्रमित हो चुका है। सिर्फ 5% लोग अभी तक संक्रमित नहीं हुए हैं। एक विशेषज्ञ टीम बनाई गई है जिसका नेतृत्व हार्वर्ड के वायरस विशेषज्ञ डो फास्बैक कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर मूल स्रोत मिल जाए तो वैक्सीन बनाई जा सकती है। जानकारी के अनुसार यह वायरस सबसे पहले दक्षिण कोरिया के अमेरिकी सैन्य अड्डे पर देखा गया था। 11 दिन पहले वहां से ईमेल के जरिए रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। अब संपर्क टूट चुका है। आखिरी उम्मीद वहीं हो सकती है। इसलिए कमांडर चाहता है कि जेरी एक टीम के साथ वहां जाए। जेरी पहले मना कर देता है क्योंकि वह परिवार को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कमांडर साफ कह देता है कि यहाँ हर व्यक्ति को योगदान देना होगा। अगर वह नहीं गया तो उसके परिवार को जहाज से उतार दिया जाएगा। परिवार की सुरक्षा के लिए जेरी के पास कोई विकल्प नहीं बचता। वह मिशन स्वीकार कर लेता है। पत्नी को सैटेलाइट फोन देकर कहता है कि जब तक संपर्क बना रहे सब ठीक है। फिर वह दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो जाता है। डॉक्टर को भरोसा है कि वायरस के पीछे जरूर कुछ सुराग होगा। अगर स्रोत मिल गया तो समाधान भी मिल जाएगा। यह सुनकर जेरी को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। शायद यह मिशन सफल हो सकता है। सीन कट होता है और हमें अलग ही लेवल के ज़ॉम्बीज दिखाए जाते हैं। 100 मीटर ऊंची दीवार को उन्होंने बस एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ऐसे पार कर लिया जैसे वो कोई छोटी सी बाढ़ हो। रास्ते में एक बड़ी बस खड़ी थी जो उनका रास्ता रोक रही थी। उन्होंने बिना एक पल सोचे उसे सीधे उठाकर पलट दिया। हथियारबंद हेलीकॉप्टर ऊपर से पागलों की तरह गोलियां बरसा रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर पर ज़ॉम्बी लटक गए। आखिर में हेलीकॉप्टर इंसानों समेत सीधे नीचे गिर गया। उस समय पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस का बड़ा विस्फोट हो चुका था। दुनिया को खत्म होने से रोकने के लिए जेरी को मजबूरी में एक मिशन दिया गया। उसे हार्वर्ड से आए एक वायरस विशेषज्ञ डॉक्टर की सुरक्षा करनी थी और वायरस के असली स्रोत तक जाकर इस संकट को खत्म करने का तरीका ढूंढना था। लेकिन जैसे ही उनका विमान जमीन पर उतरा, ज़ॉम्बियों की भीड़ पागलों की तरह उनकी तरफ दौड़ पड़ी। जो डॉक्टर अभी कुछ देर पहले विमान में हंसते बोलते जा रहे थे, उन्होंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। असली ज़ॉम्बी को सामने देखकर वो पूरी तरह सुन्न हो गए। वो पलटकर वापस विमान की तरफ भागे, लेकिन अचानक उनका पैर फिसल गया। गिरते समय उनके हाथ से ट्रिगर दब गया। वो जमीन पर गिरे, खुद ही अपने सिर को पकड़ लिया और बेहद अजीब तरीके से वहीं मारे गए। उनकी इस अजीब हरकत ने वहाँ मौजूद लोगों और ज़ॉम्बियों दोनों को एक पल के लिए हैरान कर दिया। अच्छी बात यह थी कि आसपास तैनात अमेरिकी सैनिकों ने हलचल की आवाज सुन ली और तुरंत मदद के लिए पहुंच गए। जेरी वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे डॉक्टर को वहीं छोड़ना पड़ा और सेना के साथ आगे बढ़ना पड़ा। वे लोग लगातार गोली चलाते हुए किसी तरह घेरा तोड़कर बाहर निकले। सुरक्षित बेस पर पहुंचने के बाद जेरी ने सबको बताया कि जो आदमी अभी खुद को गोली मार बैठा वही उनका वायरस विशेषज्ञ था। ये सुनकर तैनात कमांडर का चेहरा एकदम खाली हो गया। इंसानियत की आखिरी उम्मीद ऐसे ही खत्म हो गई थी। लेकिन डॉक्टर मर चुका था, फिर भी मिशन को जारी रखना ही था। कमांडर ने जेरी को बताया कि ये ज़ॉम्बी आवाज के प्रति बेहद संवेदनशील है। शरीर पर गोली मारने से सिर्फ उनकी रफ्तार कम होती है, सिर पर गोली मारने से या आग से ही उन्हें पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। जेरी वायरस की असली शुरुआत जानना चाहता था। कमांडर उसे एक ऐसे घर में ले गया जो पूरी तरह जल चुका था। उसने कहा कि बिस्तर पर जो जला हुआ ढांचा है वो कोरिया का पहला संक्रमित व्यक्ति था। उसके बगल में जो अवशेष हैं वो उस कर्नल के हैं जिसे काटा गया था और वो भी संक्रमित हो गया था। अब उसके शरीर से सिर्फ 2 उंगलियां बची थी जो कभी कभी
हल्की सी हिलती थी। जहाँ तक उसे काटने वाले की बात है, वो बेस का सैन्य डॉक्टर था। वो डॉक्टर फ्रंटलाइन से वापस लौटा था और उसे एक रहस्यमयी तरीके से मरे कोरियाई सैनिक की जांच के लिए भेजा गया था। कहा जाता है कि वो सैनिक एक हफ्ते पहले लापता हो गया था। जब डॉक्टर उसकी मौत की वजह देख रहा था, तभी वो सैनिक अचानक हरकत करने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसने सीधे डॉक्टर को काट लिया। डॉक्टर घायल होकर अमेरिकी बेस वापस आया। उसके बाद उसने बेस में लोगों को काटना शुरू कर दिया। कई गार्ड संक्रमित हो गए। आखिरकार उसे जबरदस्ती हथकड़ी लगाई गई, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। मजबूरी में तैनात सैनिकों ने पूरे वार्ड को आग लगा दी और वहां मौजूद सभी लोगों को जला दिया। इससे ये साबित होता है कि डॉक्टर 12 सेकंड में नहीं बदला था, बल्कि काफी समय तक सामान्य रहा। जहां तक उस पहले सैनिक की बात है, वो वायरस से कैसे संक्रमित हुआ ये किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता वो कहां से आया था, किसके संपर्क में था। उसके और डॉक्टर से जुड़े सारे रिकॉर्ड भी आग में जलकर खत्म हो गए। अब जांच आगे बढ़ाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन एक अजीब बात थी। उस समय एक लंगड़ा सैनिक ज़ॉम्बियों के बीच खड़ा था। उसके आसपास 7-8 ज़ॉम्बी थे, लेकिन किसी ने उसे काटा नहीं। सभी ने जैसे उसे नजरअंदाज कर दिया। उस वक्त सबने मजाक में कहा कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन जेरी इस बात पर गंभीरता से सोच रहा था। उसी समय उसने पास में बड़बड़ाते एक कैदी को देखा, जिसे शायद कुछ पता था। पूछताछ करने पर पता चला कि वो पहले CIA का सीनियर एजेंट था। हाल ही में उसे उत्तर कोरिया को हथियार तस्करी करने के आरोप में पकड़ा गया था। वो थोड़ा सन की लग रहा था, लेकिन जेरी को लगा कि उसे कुछ अहम बातें पता हैं। बातचीत के दौरान जेरी को कुछ जरूरी जानकारी मिली। पहले जेरी ने पूछा था कि इस बेस में संक्रमण फैलने में कितना समय लगा। जवाब मिला था 6 से 10 मिनट। उस आदमी ने बीच में कहा कि डेविड को 10 मिनट लगे थे। डेविड शायद वही सैनिक था जिसे सैन्य डॉक्टर ने काटा था। दूसरी जानकारी और भी चौंकाने वाली थी। उत्तर कोरिया इस आपदा से बच गया था। बताया गया कि ज़ॉम्बी संकट शुरू होते ही उत्तर कोरिया ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर 2 करोड़ 30 लाख लोगों के दांत उखाड़ दिए, ताकि अगर कोई संक्रमित हो भी जाए तो किसी को काटकर वायरस न फैला सके। उस आदमी ने आगे बताया कि जिस वजह से वो ये सब जानता है, क्योंकि उसे कम से कम 11 दिन से कैद में रखा गया है। उसने सैन्य डॉक्टर वाली घटना खुद अपनी आंखों से देखी थी। इसका मतलब ये है कि उसे पहले से ही हालात का अंदाजा था। अगर उन 11 दिनों में कोरियाई सैनिक के 1 हफ्ते तक गायब रहने का समय जोड़ दें तो कुल मिलाकर 18 दिन बनते हैं। यानी कम से कम 18 दिन पहले ही कुछ लोगों को ज़ॉम्बी समस्या के बारे में पता चल चुका था। उसने एक और अहम बात बताई। पूरी दुनिया में अब सिर्फ एक देश मजबूती से खड़ा है, इजराइल। ज़ॉम्बियों के इंसानों पर हमला शुरू करने से 1 हफ्ता पहले ही इजराइल ने अचानक पूरे देश को सील कर दिया था। उन्होंने देश के चारों तरफ 100 मीटर ऊंची दीवार बना दी थी, जिससे ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। ठीक इसी कदम ने उन्हें बड़े स्तर पर फैलने वाले संक्रमण से बचा लिया। मतलब साफ था, उन्हें पहले से अंदाजा था कि वायरस फैलने वाला है, तभी उन्होंने पहले ही इतनी बड़ी तैयारी कर ली। लेकिन इतनी बड़ी दीवार बनाना कोई छोटा काम नहीं था। इसे बनाने में कितना समय लगा ये किसी को नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी कार्रवाई के बारे में पश्चिमी देशों को कुछ पता क्यों नहीं चला। उस आदमी ने जेरी से कहा, अगर सच जानना है तो इजराइल की राजधानी जाकर यूरिगन नाम के आदमी को ढूंढो, चाहे ये जानकारी सच हो या झूठ। जेरी को वहाँ जाना ही था। जेरी ने निकलने से पहले अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन सिग्नल ठीक नहीं था। कॉल कुछ सेकंड बाद ही कट गई। फिर उसने यरूशलेम जाने का फैसला किया, लेकिन उड़ान भरने से पहले उन्हें एक और बेहद खतरनाक काम करना था, विमान में ईंधन भरना। इसके लिए पूरे बेस को एक्टिव करना पड़ा। सैनिकों को 2 टीमों में बांटा गया। एक टीम एयरपोर्ट के आसपास अलग अलग जगहों पर कवर देगी और दूसरी टीम फ्यूल टैंकर ढूंढने जाएगी। शोर कम रखने के लिए जेरी 2 सैनिकों की सुरक्षा में साइकिल से विमान की ओर बढ़ा। सब लोग पूरी तैयारी के साथ बेहद सावधानी से बिना आवाज किए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक जेरी की पत्नी ने उसे कॉल कर दिया। फोन की घंटी बजते ही आसपास के ज़ॉम्बी उग्र हो गए। पहले से तैयार सैनिकों ने तुरंत गोली चलाकर कवर दिया। जेरी घबराकर कॉल काट ही रहा था कि आसपास के सारे ज़ॉम्बी पूरी तरह जाग चुके थे और उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। इसी बीच कमांडर फ्यूल टैंकर लेकर पहुंच गया। उसने सीधे ज़ॉम्बियों की भीड़ के बीच गाड़ी घुसा दी और रास्ता बनाते हुए विमान तक पहुंच गया। सैनिक एक तरफ ईंधन भर रहे थे और दूसरी तरफ लगातार ज़ॉम्बियों से लड़ रहे थे। स्नाइपर भी कवर दे रहे थे। काफी संघर्ष के बाद वे लोग किसी तरह विमान के करीब पहुंच गए, लेकिन सबसे पीछे रह गया जेरी। अचानक एक ज़ॉम्बी ने उसे गिरा दिया। वो उसे काटने ही वाला था कि कमांडर ने गोली चलाकर उसे बचा लिया, लेकिन उसी समय कमांडर का ध्यान बंट गया और एक ज़ॉम्बी ने उसकी जांघ में काट लिया। जेरी ये देखकर अंदर से टूट गया। उसे गहरा अफसोस हुआ, लेकिन अब कुछ भी बदलना संभव नहीं था। जेरी हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया। विमान में ईंधन भर चुका था, बस पाइप हटाना बाकी था। एक सैनिक ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया और पाइप निकालने चला गया। जेरी तेजी से कॉकपिट में घुसा, ज़ॉम्बियों को बाहर रोकते हुए पायलट की मदद की ताकि उड़ान भरी जा सके। जो सैनिक उनकी रक्षा कर रहे थे वे सभी एक एक करके मारे गए। उन्होंने अपनी जान देकर जेरी को एक अनजान उम्मीद दी। विमान रात की बारिश में उड़ गया। सब कुछ शांत हुआ तो जेरी ने तुरंत पत्नी को फोन करके बताया कि वो सुरक्षित है, लेकिन कुछ ही शब्द बोले थे कि दूर कहीं अचानक परमाणु विस्फोट हुआ। धमाका इतना बड़ा था कि उसकी गूंज हजारों मीटर ऊंचाई तक महसूस हुई। झटके की वजह से
विमान नियंत्रण खो बैठा, लेकिन पायलट ने समय रहते उसे संभाल लिया। दोनों किसी तरह बच निकले, लेकिन जेरी खुश नहीं था। रणनीतिक हथियार का इस्तेमाल इस बात का संकेत था कि इंसान अब आखिरी मोर्चे पर पहुंच चुके हैं। एक रात के बाद विमान यरूशलेम के ऊपर पहुंच गया। हवाई यातायात सामान्य तरीके से संचालित हो रहा था। पूरा एयरपोर्ट व्यवस्थित था। विमान सुरक्षित उतरा, लेकिन समय बहुत कम था। आराम का मौका नहीं था। जेरी ने पायलट से कहा कि वो तैयार रहे, जरूरत पड़ने पर तुरंत निकलना होगा। फिर वह स्थानीय नेतृत्व से मिलने गया। एक महिला सैनिक उसे लेकर गई। संयुक्त राष्ट्र के जांच अधिकारी के रूप में जेरी को इजराइल के एक उच्च अधिकारी से मिलने का मौका मिला। वही थे यूरीगन। जेरी जानना चाहता था कि उन्होंने वायरस फैलने की भविष्यवाणी कैसे की। यूरीगन ने बताया कि उन्हें भविष्य देखने की कोई शक्ति नहीं थी। असल में उनकी खुफिया एजेंसी ने भारत के एक जनरल की बातचीत को इंटरसेप्ट किया था। उस बातचीत में कहा गया था कि वे ज़ॉम्बियों से लड़ रहे हैं। शुरुआत में किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उनके यहाँ एक सिद्धांत था, अगर 9 लोग एक ही राय रखते हैं तो 10वें का कर्तव्य है कि वो विरोध में सबूत ढूंढे। यूरीगन वही 10वां व्यक्ति था। वो खुद भी शुरू में यकीन नहीं करता था, लेकिन जब बाकी सब इसे बकवास मान रहे थे तो उसने जिम्मेदारी के तहत जांच शुरू की। जांच में उसे कई रिपोर्ट्स मिली। काले अंगों का अवैध व्यापार, एशिया में अजीब घटनाओं की खबरें और अलग अलग जगहों पर ज़ॉम्बी संक्रमण की सूचनाएं। इससे साफ था कि भारत पहले से ज़ॉम्बियों से लड़ रहा था। हो सकता है पहला मरीज वहीं से आया हो, या फिर अवैध अंग व्यापार की वजह से संक्रमण फैला हो। असली स्रोत क्या था, इस पर कोई पक्की जानकारी नहीं थी, लेकिन एशिया को शुरुआती केंद्र मानने की संभावना बहुत ज्यादा थी। जब बाकी लोग ज़ॉम्बियों के अस्तित्व पर शक कर रहे थे, यूरीगन ने खतरे को सच माना और पहले से ऊंची दीवार बनवा दी। अब पूरी दुनिया में सिर्फ इजराइल सुरक्षित था। दीवार के अंदर सिर्फ इजरायली नागरिक ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों से आए शरणार्थी भी रह रहे थे। यूरीगन का मानना था कि जितने ज्यादा इंसान बचेंगे उतने कम ज़ॉम्बी बनेंगे। दीवार के बाहर हथियारबंद हेलीकॉप्टर 24 घंटे गश्त कर रहे थे। वे ज़ॉम्बियों की हर हरकत पर नजर रख रहे थे और बाहर से आने वाले शरणार्थियों को सुरक्षित अंदर ला रहे थे। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। इस तबाही भरी दुनिया में बचे हुए लोग बहुत कम रह गए थे। दीवार के अंदर पहुंचने वाले शरणार्थी इतने खुश थे कि कुछ लोग तो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर आसमान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। 2 लड़कियां खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने एक माइक्रोफोन उठाया और सबको साथ में गाना गाने के लिए कहा, जैसे वे इस नई जिंदगी का जश्न मना रहे हों। लेकिन स्पीकर से निकलने वाली आवाज बिजली के करंट के जरिए दीवार के बाहर तक पहुंच गई। उस तेज आवाज ने बाहर मौजूद ज़ॉम्बियों को और ज्यादा उकसा दिया। ज़ॉम्बी आवाज के लिए बेहद संवेदनशील थे। जैसे ही उन्हें ये शोर सुनाई दिया, वे सब एक ही जगह इकट्ठा होने लगे। फिर उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक एक दूसरे पर चढ़ना शुरू कर दिया। वे खुद को इंसानी सीढ़ी की तरह जोड़कर ऊपर चढ़ने लगे। दीवार के अंदर मौजूद लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सिर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उसी समय जेरी के मन में सवाल चल रहा था, अगर उसे भारत जाना होता तो वह कहां से शुरू करता, वह किससे बात करता। भारत इस समय एक ब्लैक होल की तरह था, कोई पक्की जानकारी नहीं। वह खुद से कह रहा था कि डॉक्टरों की बहादुरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब दीवार बनानी ही एकमात्र रास्ता था। दीवार के अंदर और बाहर का फर्क बिल्कुल आग और बर्फ जैसा था। अंदर लोग बेफिक्र होकर जश्न मना रहे थे, जैसे बाहर मौजूद खतरे का कोई मतलब ही न हो। तेज आवाज लगातार बाहर तक जा रही थी और बाहर के ज़ॉम्बी एक के ऊपर एक चढ़ते जा रहे थे। देखते ही देखते वे 100 मीटर ऊंची दीवार के बराबर पहुंच गए। जेरी ने कुछ गड़बड़ महसूस की। उसने तुरंत सबको चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बियों का झुंड दीवार के ऊपर से ऐसे गिरने लगा जैसे उबलते पानी में पकौड़े डाले जा रहे हों। सैनिक तुरंत उन्हें रोकने के लिए दौड़े, लेकिन ज़ॉम्बी जमीन पर गिरते ही उठ खड़े हुए और आसपास के लोगों पर टूट पड़े। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हेलीकॉप्टर पूरी ताकत से फायरिंग कर रहे थे ताकि उस इंसानी सीढ़ी को तोड़ा जा सके और ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि गोलियां बेअसर लग रही थी। वे समुद्र की लहरों की तरह अंदर घुसते चले आ रहे थे। गोलियों और धमाकों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। यूरीगन मजबूरी में बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया और एक टीम को आदेश दिया कि वे जेरी को विमान तक सुरक्षित पहुंचाएं। भागते समय जेरी ने एक अजीब चीज देखी। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी ज़ॉम्बियों के बीच खड़ा था, लेकिन कोई भी उसे छू नहीं रहा था। ज़ॉम्बी उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन उस वक्त सोचने का समय नहीं था। जान बचाना ज्यादा जरूरी था। शहर के प्रवेश द्वार से ज़ॉम्बियों की बाढ़ अंदर घुस चुकी थी। जो लोग भाग नहीं पा रहे थे वे या तो मारे जा रहे थे या खुद ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। जो तेज दौड़ सकते थे वही बच पा रहे थे। एक जगह एक सैनिक को ज़ॉम्बियों ने पकड़ लिया। उसने समझ लिया कि अब बचना मुश्किल है। उसने तुरंत ग्रेनेड निकाला और खुद को उड़ा दिया ताकि साथ में कई ज़ॉम्बी भी खत्म हो जाएं। जेरी को लेने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार था, लेकिन रास्ता पूरी तरह ज़ॉम्बियों से भरा था। भारी फायरिंग के बावजूद वे आगे बढ़ते ही जा रहे थे। मजबूरी में जेरी और उसकी टीम पास के एक टावर की तरफ भागे। वहीं जेरी ने फिर वही अजीब बात देखी। एक बेहद दुबला पतला लड़का जिसे देखकर लगता था कि वह ल्यूकेमिया का मरीज है, ज़ॉम्बियों के बीच खड़ा था और कोई उसे छू नहीं रहा था। सारे ज़ॉम्बी उसे छोड़कर बाकी लोगों पर हमला कर रहे थे। अब जेरी का शक और मजबूत हो गया। उसे लगने लगा कि शायद गंभीर बीमार या कमजोर लोगों को ज़ॉम्बी नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन उस समय रुककर इस पर सोचने का मौका नहीं था।
सैनिकों ने ग्रेनेड फेंक कर रास्ता साफ करने की कोशिश की। धमाका हुआ, लेकिन पूरी तरह सफाई नहीं हुई तो एक और ग्रेनेड फेंका गया। धुआं छंटने के बाद कई ज़ॉम्बी उड़े पड़े थे, लेकिन एक महिला सैनिक के हाथ पर काट लिया गया था। जेरी ने बिना देर किए चाकू निकाला और उसका हाथ कलाई से काट दिया। उसने तुरंत कपड़े से खून रोकने की कोशिश की। वह सेकंड गिन रहा था। अगर संक्रमण फैलता तो साथ खड़े सैनिक तुरंत गोली मार देते, लेकिन कट सही समय पर हुआ था। वायरस उसके शरीर में नहीं फैल पाया। वे आगे भागे, लेकिन ज़ॉम्बी हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए। कुछ ज़ॉम्बी उस पर कूद पड़े। हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो बैठा और वहीं गिरकर टूट गया। अब उनके पास पैदल भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एयरपोर्ट पर हालात और भी खराब थे। हर तरफ ज़ॉम्बी थे। जो कुछ गिने चुने यात्री विमान थे उनमें जगह बहुत कम थी। जेरी का पायलट यह सोचकर उड़ चुका था कि जेरी मारा गया है। आखिरी उम्मीद के तौर पर जेरी ने रनवे पर खड़े एक सिविलियन विमान की तरफ देखा। वे सब दौड़कर उसके सामने पहुंचे। सैनिकों ने हथियार दिखाकर विमान को जबरन रुकवाया। पायलट के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने सीढ़ी नीचे कर दी। आखिर में सिर्फ जेरी और घायल महिला सैनिक ही विमान में चढ़ पाए। पायलट ने नियम के अनुसार उनके हथियार बाहर फेंक दिए। उसे नहीं पता था कि यही फैसला आगे चलकर सबसे बड़ी गलती साबित होगा। विमान में भगदड़ से भागे हुए लोग भरे थे। उड़ान भरने के बाद सबने राहत की सांस ली, लेकिन जो पीछे रह गए थे वे या तो ज़ॉम्बी बन गए या बम धमाकों में मारे गए। उड़ान के दौरान जेरी ने महिला सैनिक के जख्म को दोबारा साफ किया और पट्टी बांधी। उसके हाथ की सफाई देखकर वह चौंक गई। उसने पूछा, क्या वह डॉक्टर है? जेरी ने कहा कि वह डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसने पहले अपने घर के सुअरों का इलाज किया है, इसीलिए हड्डी टूटने या कटने जैसी चोटें संभालना जानता है। महिला सैनिक ने पूछा कि हाथ काट देने से संक्रमण क्यों रुक गया? जेरी के पास पक्का जवाब नहीं था, लेकिन उसे बूढ़े आदमी, बीमार लड़के और लंगड़े सैनिक की याद आई। उसे लगा कि शायद जिन लोगों की हालत पहले से खराब है उन्हें ज़ॉम्बी संक्रमित नहीं कर रहे। उसे तुरंत विश्व स्वास्थ्य संगठन के नजदीकी रिसर्च सेंटर का पता चाहिए था, ऐसा जो वैक्सीन बना सके। उसने सैटेलाइट फोन से संपर्क किया और पायलट को रास्ता बदलने के लिए कहा, लेकिन तभी विमान में कुछ अजीब हुआ। एक कुत्ता लगातार टॉयलेट के दरवाजे पर भौंक रहा था। एयर होस्टेस ने दरवाजा खोला। उसी समय विमान के दूसरे हिस्से में जेरी को हलचल महसूस हुई। जब उसने पर्दा हटाकर देखा तो अंदर भयानक हाल था। एक ज़ॉम्बी टॉयलेट में छिपा था और अब हमला शुरू हो चुका था। जेरी ने सबको शांत रहने और आवाज न करने को कहा। उन्होंने सूटकेस लगाकर रास्ता बंद करने की कोशिश की, लेकिन गलती से एक सूटकेस गिर गया। आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी टूट पड़े। हजारों मीटर की ऊंचाई पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग जेरी के साथ डटे रहे, बाकी कॉकपिट की तरफ भागे। पायलट दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन सह पायलट ने मना कर दिया, क्योंकि इससे कोई नहीं बचेगा। ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। इतनी तंग जगह में बिना हथियार के लड़ना नामुमकिन था। जेरी बैग से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी महिला सैनिक ने पिस्तौल से कुछ गोलियां चलाई, लेकिन गोलियां कम थीं। वे ज्यादा देर नहीं टिक सकते थे। जेरी की नजर उसके ग्रेनेड पर पड़ी। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। वह ज़ॉम्बियों को उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि विमान के साइड में छेद करने के बारे में सोच रहा था, ताकि हवा का तेज दबाव ज़ॉम्बियों को बाहर खींच ले। लेकिन इससे उन यात्रियों को भी खतरा था जो अभी संक्रमित नहीं थे। वह फैसला नहीं कर पा रहा था। उसने महिला सैनिक की तरफ देखा। चारों तरफ चीखें गूंज रही थीं। बचने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। तभी इस आदमी ने सच में विमान के अंदर बम फेंक दिया। क्योंकि विमान के सभी यात्री पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके थे, इसलिए उस वक्त उसके पास सब कुछ दांव पर लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक जोरदार धमाके के साथ विमान के शरीर में बड़ा सा छेद हो गया और ताकतवर हवा के दबाव से ज़ॉम्बी एक एक करके बाहर खींचते चले गए। कॉकपिट से लगातार मदद की आवाजें आ रही थीं। जेरी तेज हवा का सामना करते हुए ऊपर देखता है और पाता है कि ज्यादातर ज़ॉम्बी बाहर उड़ चुके हैं। हालांकि ज़ॉम्बी का खतरा फिलहाल खत्म हो गया था, लेकिन अब उससे भी बड़ी समस्या सामने थी। पूरा विमान नियंत्रण से बाहर हो चुका था और उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी ही पड़ेगी। जेरी ने तुरंत महिला सैनिक और खुद की सीट बेल्ट कसकर बांधी और जमीन से टकराने के लिए खुद को तैयार कर लिया। अब उनकी जान किस्मत पर टिकी थी। तभी एक अकेला बचा ज़ॉम्बी उनके सामने आ गया। जेरी सीट बेल्ट खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए वह वहीं बैठे बैठे उससे सामना करता रहा। आखिरकार विमान विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास स्थित जंगल में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। काफी देर बाद उल्टा लटके हुए जेरी को होश आया। वह फिर से किस्मत से बच गया था, लेकिन उसके पास वाली महिला सैनिक कहीं नजर नहीं आ रही थी। चारों तरफ विमान का मलबा बिखरा था और बाकी लोग लगभग सभी मारे जा चुके थे। जेरी की जान तो बच गई थी, लेकिन उसकी कमर में विमान का एक टुकड़ा धंसा हुआ था। उसने उसे निकालने की कोशिश की, पर वह आसान नहीं था। मजबूर होकर उसने गहरी सांस ली, सीट बेल्ट खोली और शरीर को एक तरफ झुकाकर जमीन पर गिरने की कोशिश की। दर्द इतना तेज था कि वह लगभग बेहोश हो जाता, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। उसके पास ज़ॉम्बी से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज्य था और उसे हर हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन तक पहुंचना था। उसी वक्त पता चला कि वह महिला सैनिक भी जिंदा बच गई है। दोनों घायल हालत में एक दूसरे का सहारा लेकर काफी देर तक चलते रहे और आखिरकार पास के विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिसर्च सेंटर तक पहुंच गए। गेट पर पहुंचते पहुंचते जेरी की हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। महिला सैनिक को पता नहीं था कि अंदर की जगह सुरक्षित है या नहीं, इसलिए उसने अंदर मौजूद लोगों से मदद की गुहार लगाई। उधर कमांड जहाज पर जब यह खबर पहुंची कि जेरी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उससे संपर्क टूट गया है, तो कमांडर ने मान लिया कि वह मर चुका है। उसने तुरंत उसका परिवार जहाज से उतारने का आदेश दे दिया और उन्हें जमीन पर बने शरणार्थी कैंप में भेजने की तैयारी शुरू कर दी।
एक साथी ने जितना हो सका समय टालने की कोशिश की, लेकिन आपदा के समय इंसानियत की कीमत बहुत कम रह जाती है। आखिरकार जेरी का परिवार मजबूरी में विमान में बैठकर जहाज छोड़ देता है। जेरी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह लगातार 3 दिन और 3 रात तक बेहोश रहा। जब उसे होश आया तो सबसे पहले उसने अपने साथी से संपर्क किया और बताया कि वह जिंदा है। उधर से यह सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन जब जेरी को पता चला कि उसके परिवार को जहाज से उतार दिया गया है तो वह गुस्से से भर गया और काम छोड़ने की बात करने लगा। उसके साथी ने शर्मिंदा होकर कहा कि उसने पूरी कोशिश की थी, लेकिन फैसला उसके हाथ में नहीं था। कम से कम फिलहाल उसका परिवार सुरक्षित है। जेरी के मन में बहुत दर्द था। वह बाहर मौत से लड़ रहा था, लेकिन उसके परिवार को कोई विशेष सुरक्षा नहीं मिली। रिसर्च सेंटर के लोगों को उसके साथी से पहले ही जेरी की पहचान और उसके मकसद के बारे में पता चल चुका था। उन्होंने कहा कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति उसकी भावना समझ सकता है, क्योंकि यहाँ लगभग सभी ने अपने परिवार खो दिए हैं। कम से कम जेरी के पास उम्मीद है, उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। यहाँ इतने लोग सिर्फ इसलिए डटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द वैक्सीन बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। यह सुनकर जेरी फिर से संभला। उसने सबको इकट्ठा किया और अपने रास्ते में देखी गई अजीब घटनाओं के बारे में बताया। उसने अंदाजा लगाया कि ज़ॉम्बी उन लोगों पर हमला नहीं करते जिनके शरीर में पहले से गंभीर बीमारी होती है। उसका तर्क था कि हर जीव अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ज़ॉम्बी वायरस भी शायद स्वस्थ शरीर को चुनता है ताकि वह खुद को फैलाए। इसलिए जो लोग पहले से गंभीर या जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें यह वायरस नजरअंदाज कर देता है। यही इसकी ताकत है, लेकिन यही इसकी कमजोरी भी हो सकती है। अगर यह अनुमान सही है तो समाधान मिल सकता है। उन्हें ऐसी बीमारी का रोगाणु ढूंढना होगा जिसकी मृत्यु दर ज्यादा हो लेकिन इलाज संभव हो। फिर उसे इंसान के शरीर में इंजेक्ट किया जाए ताकि ज़ॉम्बी उसे बीमार समझकर छोड़ दें। यह विचार सामने आते ही सबके लिए नई उम्मीद पैदा हो गई। एक महिला वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकृति में ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है जहां शिकारी बीमार शिकार से बचते हैं। इसे परखने का तरीका सीधा है। लैब में चेचक और फ्लू जैसे रोगाणु मौजूद हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद पर परीक्षण करे और फिर ज़ॉम्बी के सामने जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन एक समस्या थी। जहां ये रोगाणु रखे थे उस गोदाम के आसपास 100 से ज्यादा ज़ॉम्बी घूम रहे थे। वहां से नमूना लाना लगभग मौत को दावत देने जैसा था। फिर भी जेरी ने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसके साथ महिला सैनिक और एक शोधकर्ता भी थे। तीनों साधारण सुरक्षा उपकरण लेकर एक टीम की तरह खतरनाक बी सेक्शन में दाखिल हुए। वे बहुत सावधानी से चल रहे थे ताकि कोई आवाज न हो। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था, लेकिन गलती से एक खाली चीज को पैर लग गया और हल्की आवाज हो गई। कंट्रोल रूम में बैठे लोग घबरा गए। शुक्र था कि ज़ॉम्बी थोड़ी दूरी पर थे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने रोशनी जला दी ताकि अंधेरे में ठोकर न लगे। अब वे और ज्यादा सावधान थे, लेकिन जब वे लैब के पास पहुंचे तो फर्श पर बिखरे कांच पर पैर पड़ गया और तेज आवाज हुई। आसपास के ज़ॉम्बी हरकत में आ गए। बी सेक्शन में ज्यादातर ज़ॉम्बी लंबे समय से बिना किसी शोर के सुस्त हालत में थे, इसलिए उनकी चाल धीमी थी। एक कमरे में एक ज़ॉम्बी गोल गोल घूम रहा था। जैसे ही वह दूसरी दिशा में मुड़ा, महिला सैनिक नीचे झुककर आगे बढ़ी और बाकी दोनों उसके पीछे पीछे निकल गए। लेकिन कुछ कदम बाद सामने एक और ज़ॉम्बी आ गया। टकराव से बचने के लिए उन्होंने दरवाजा खोलकर गलियारे से निकलने की सोची। दरवाजा खोलते समय आवाज हो गई और आसपास के ज़ॉम्बी गरजने लगे। वे धीरे धीरे दरवाजा खोलते रहे, लेकिन इस शोर से लगभग सभी ज़ॉम्बी जाग गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे। जेरी ने कुल्हाड़ी फंसाकर दरवाजे को संभाला ताकि वह दोबारा आवाज न करे। किसी तरह वे बेसमेंट तक पहुंच गए, लेकिन घबराहट में शोधकर्ता से एक अलमारी टकरा गई और आवाज से एक महिला ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ गई। मजबूर होकर महिला सैनिक ने उसे गोली मार दी। गोली की आवाज से और ज़ॉम्बी आकर्षित हो गए। इस स्थिति से निकलने के लिए जेरी ने योजना बनाई। वह खुद शोर मचाकर सभी ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ खींचेगा ताकि बाकी दोनों रोगाणु ले सकें। सभी ज़ॉम्बी उसके पीछे भागने लगे। उसने कमरे की बनावट का फायदा उठाकर कई ज़ॉम्बियों को चकमा दिया, लेकिन कुछ उसका पीछा करते रहे। उसने पूरी ताकत लगाकर उन्हें गिरा दिया। उसी समय उसकी चोट का दर्द तेज हो गया। इतने में एक और ज़ॉम्बी सामने आ गया और उसका औजार भी फंस गया। हालात बेहद नाजुक थे। उधर महिला सैनिक और शोधकर्ता की स्थिति भी आसान नहीं थी। गोदाम के बाहर ज़ॉम्बियों की संख्या और भी ज्यादा थी। जैसे ही कुछ ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़े, दोनों बिना कुछ कहे मुड़कर दौड़ पड़े। उनके कदमों की आवाज से और ज़ॉम्बी सतर्क हो गए। रास्ता बनाने के लिए महिला सैनिक ने लगातार गोलियां चलाईं और शोधकर्ता उसके पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, इसलिए उन्हें मजबूर होकर वापस उसी रास्ते लौटना पड़ा। कंट्रोल रूम में बैठे लोग स्क्रीन पर यह सब देखकर घबरा गए। कई लोगों ने कहा कि अब उन्हें बचाना मुश्किल है। फिर भी आखिरी पल में फैसला लिया गया कि रास्ते का दरवाजा पहले से खोल दिया जाए। किस्मत से दोनों सही सलामत सुरक्षित क्षेत्र में लौट आए। अब सबकी उम्मीद सिर्फ जेरी पर टिकी थी। अच्छी बात यह थी कि गोदाम के पास के काफी ज़ॉम्बी उनके पीछे भाग गए थे। इधर जेरी आखिरकार बी सेक्शन के वायर्स स्टोरेज रूम तक पहुंच गया। अंदर घुस तो गया, लेकिन आई सेक्शन से संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसे पता नहीं था कि कौन सी दवा सही रोगाणु है। अगर गलत चुन लेता तो सारी मेहनत बेकार हो जाती। काफी सोचने के बाद उसने एक लोहे का डिब्बा लिया और जो जो दवाएं उसे सही लगी सब उसमें भर लीं। तभी बाहर अचानक एक ज़ॉम्बी आकर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। हथियार बाहर रह गए थे और अब वह कांच के दरवाजे के उस पार खड़ा उसे देख रहा था। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। यह लैब बहुत ठंडी थी क्योंकि यहाँ
वहाँ रोगाणु सुरक्षित रखे जाते थे। अगर ज्यादा देर रुकता तो ठंड से ही मर सकता था। अब जेरी के पास एक ही रास्ता बचा था। उसने खुद को ही प्रयोग का विषय बनाने का फैसला किया। दराज से एक इंजेक्शन निकाला और तय किया कि खुद को कोई रोगाणु लगाएगा। इसमें कई खतरे थे। उसे नहीं पता था कौन सा वायरस असर करेगा। अगर गलत चुन लिया तो वह खुद मर सकता था। अगर सही भी चुना तो क्या वाकई ज़ॉम्बी उसे छोड़ देंगे, इसका भी भरोसा नहीं था। लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने एक शीशी उठाई और खुद को इंजेक्शन लगा लिया। फिर कैमरे की तरफ देखकर एक छोटा सा संदेश लिख दिया कि उसके परिवार से कह दिया जाए कि वह उनसे प्यार करता है। इसके बाद वह शांत होकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बाहर खड़ा ज़ॉम्बी दरवाजा पीटने लगा। जेरी ने गहरी सांस ली, लोहे का डिब्बा उठाया और दरवाजा खोल दिया। ज़ॉम्बी उसके सामने आया, उसे सूंघा लेकिन हमला नहीं किया। फिर धीरे से मुड़ गया। ये साफ था कि उसका अनुमान सही था। बीमार शरीर को ज़ॉम्बी नजरअंदाज कर रहे थे। जेरी बाकी दवाएं लेकर आराम से बाहर निकला। कंट्रोल रूम में बैठे लोग यह देखकर हैरान रह गए। इसका मतलब था कि अब उनके पास ज़ॉम्बियों से बचने का तरीका मिल चुका है। लेकिन जेरी तुरंत भागा नहीं। वह एक वेंडिंग मशीन के पास रुका, एक सोडा कैन निकाली और आराम से पी। फिर उसने जानबूझकर आवाज की ताकि गलियारे में मौजूद ज़ॉम्बी उसकी तरफ आए। वे तेजी से उसकी ओर बढ़े लेकिन उसके पास पहुंचकर बिना छुए निकल गए। अब जेरी बिना डरे सीधा चलता हुआ आई सेक्शन तक पहुंच गया और बाकी लोगों से मिला। जांच करने पर पता चला कि उसने जो रोगाणु लगाया था वह इलाज योग्य था। उसके चेहरे पर जो लाल चकत्ते थे उनसे अंदाजा लगा कि उसने खुद को चेचक के रोगाणु से संक्रमित किया था। मिशन सफल हो चुका था। बाद में जेरी शरणार्थी कैंप में अपने परिवार से मिल पाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसके अनुभव के आधार पर एक नई वैक्सीन तैयार की जो इंसान को ज़ॉम्बियों की नजर में बीमार दिखाती थी। बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन कर दुनिया भर में भेजा गया ताकि बचे हुए लोग सुरक्षित रह सकें। ये पूरी तरह इलाज नहीं था लेकिन इससे इंसानों को समय मिल गया। अब वे ज़ॉम्बियों के बीच से गुजर सकते थे और जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर सकते थे। हालांकि वायरस का असली स्रोत अब भी नहीं मिला था। जब तक उसका पता नहीं चलेगा खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होगा। इसलिए इंसानों की लड़ाई अभी जारी है।